गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के आरपीएससी द्वारा पूछे गए विगत प्रश्नों के बारे में, जो कि जितनी भी आपके ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर अन्य जो एग्जाम है उनमें आए हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके दिमाग में आउटलाइन जो है वो यही प्रश्न बनाते हैं कि बार बार कहाँ से प्रश्न और किस टॉपिक से डेवलपमेंटल बायोलॉजी में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो ये डिसाइड करेगी कि आगे की क्लासें आप लोगों के लिए आनी है या नहीं आनी है। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न जो है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका होगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पहले प्रश्न में। तो यहाँ पे आपको जो है वो एक के बारे में पूछा है कि मेंढक का जो अंडा होता है वो किस प्रकार का होता है, और यहाँ पे आपको योग के जो है वो विस्तार के रूप में या फिर योग के आधार के रूप में अंडों के प्रकार पूछे हैं। तो मेंढक का जो अंडा होता है दोस्तों वो किस प्रकार का होता है, और मेरे दोस्त जो भी पढ़ रहे हैं वो सबको पता है कि एक प्रश्न यहाँ से पक्का ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो मेंढक का अंडा होगा, क्या अपीत की होगा, क्या आपके मध्यम पीत की होगा, या केंद्रक पीत की होगा, या अति पीत की होगा। तो अपीत की बात करें तो अपीत की में आपके हुमन आता है, साधारण सी बात है। हुमन के साथ साथ आप लोग रेबिट भी ले लो, ठीक है, रेट भी ले लो, ठीक है, अपीत की अंडा। अच्छा, मीजोलेसितल में आपके एम्फीबियन आता है। एम्फीबियन किस में आता है? मेंढक में आता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अतिपीत की या पोलीलेसितल की। तो अतिपीत की या पोलीलेसितल में जो है आपके कह सकते हैं हम लोग कौन कौन से फिशेज आती है, क्या आती है? फिश आती है अतिपीत की में। उसके अलावा आपके रेप्टाइल्स जो है यानी सरीसृप जो है, सरी सर्प जो है वो यहीं पे आते हैं। उसके अलावा आपके बर्ड जो है, बर्ड भी इसमें आते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और होता है सूक्ष्म पितकी, है ना, जिसको हम लोग माइक्रोलेसितल बोलते हैं। तो माइक्रोलेसितल में आप लोग एक दो चीज जो है वो ध्यान रखना। यहाँ पे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वो है सी अर्चिन का, ठीक है। सी अर्चिन, जिसको हम लोग अरस्तु की लालटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरस्तु की लालटेन। और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। हालांकि आपको पता ही होगा कि पिछले साल भी जब 2022 में ग्रेड फर्स्ट हुई थी तो ये प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट रूप से पूछा गया था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको इसके अलावा जो है बताने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके अंडे जो है कई प्रकार के अलग अलग वेसेस पे जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, चाहे वो आपके निर्धारण के आधार पे हो, है ना। तो ये इस प्रकार से आपको अंडों के प्रकार याद करने हैं। तो यहाँ से एक आपके प्रश्न निकल के आता है कि आपको अंडों के प्रकार जरूर पढ़ने हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है। वैसे दोस्तों, ये जो प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है ना दोस्तों, ये आपके होना किसमें चाहिए? एम्ब्रियोजेनेसिस, जो कि आपके प्लांट का होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लिया था, तो आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, है ना। क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आपके जो है वो हर बार पूछा जाता है, एक दो प्रश्न। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि 64 आपके जो है जाइगोट है या फिर 64 आपके बीज बता रखा है। तो उसके लिए आपके कितनी जो बीज बनाने हैं या 64 जाइगोट आपके निर्माण करने हैं, उसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन जो है या फिर मियोसिस जो है उसकी आवश्यकता होगी। यहाँ पे ऑप्शन में आपके 64 दे रखे हैं, 16 दे रखे हैं, 32 दे रखे हैं और 80 दे रखे हैं। देखो दोस्तों, इसके लिए एक सीधा सा सूत्र आपको याद रखना है, n प्लस एन बटे हुए 4। अगर आप लोग ये याद रख लेते हो तो आपको जो n दिया हुआ है वो क्या है? जाइगोट, है ना। तो यहाँ पे 64 हम लोग कर लेते हैं, तो 64 प्लस 64 बटे हुए 4 जब हम लोग करेंगे तो 16 चौक 64, और यहाँ पे आपके जो आंसर आ जाएगा वो 80 आ जाएगा दोस्तों। तो यानी कि हमारे प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 80 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर हमारे प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पे हमारे जो प्रश्न का आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी दोस्तों, जाके जरूर इसको जो है वो देखना है आपको। अच्छा, एक बहुत ही शानदार प्रश्न, ये भी आपके प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस से प्रश्न पूछा गया है कि हरे नारियल का जो दूधिया पानी है, या फिर ऐसे बोले कि जो नारियल का जो पानी है, हरे नारियल की बोल रहा है ये, जो ग्रीन आपके जो है कोकोनट होता है, उसका दूधिया पानी जो है वो क्या होता है वास्तव में? क्या वो न्यू सेलस होता है? देखो दोस्तों, आज मैंने बाइलिंगुअल क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब जब भी मैं अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा तो बाइलिंगुअल ही लेके आऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठे चीजें, ठीक है ना दोस्तों। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो एक बार आपको पेपर साथ में रख के ही फिर इसको करना है, ठीक है। या फिर आप लोग ट्रांसलेट भी कर लेना, ठीक है। इसकी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। मादा युग्मोद्भिद का तरल पदार्थ है या फिर
तरल एंडोस्पर्म है या फिर तरल चालिजा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको इसका जो है आंसर भी बताना चाहता हूँ। और इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये एक प्रकार का क्या है, तरल एंडोस्पर्म है। क्या है, तरल भ्रूणपोष है। क्या है, तरल भ्रूणपोष है। बहुत ही ताकतवर चीज होती है, सबसे जो है शक्तिशाली जो चीज होती है, और इसी को हम लोग पीते हैं। सबसे शक्तिशाली क्या होता है, यही तरल एंडोस्पर्म होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये इंग्लिश में आ गया, तो आप लोग, मैं थोड़ा सा हिंदी करके बता दूंगा। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, द 16 स्टेज सेल स्टेज 16 सेल स्टेजेस कॉल्ड, यानी कि जो 16वीं जो अवस्था होती है, 16 कोशिका जो अवस्था होती है, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये तो सभी बता सकते हैं, आपको पता है। जब हम लोग बात करते हैं जब हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करते हैं, तो आपको पता है, जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो हमारे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो जाइगोट जब हमारे बन जाता है, उसके बाद में अगली जो अवस्था होती है, वो अवस्था होती है मोरूला अवस्था। कौन सी, मोरूला अवस्था। और मोरूला अवस्था में टोटल कितनी सेल बनती है, यानी कि एक से दो बनती है, और दो से आठ, और ऐसे 8 से 16 बनती है। तो मोरूला अवस्था में आपके 16 सेल जो है वो अवस्था होती है ना। तो ये आपके किसके दौरान बनती है, जाइगोट के बाद में, जस्ट बाद में जो अवस्था बनती है वो कौन सी है, मोरूला अवस्था। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, मोरूलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूलेशन कहते हैं। ठीक है, मोरूलेशन कहते हैं। अब इस मोरूला अवस्था का जो है रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है दोस्तों, हैंड राइटिंग अपनी डॉक्टरों वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। रीअरेंजमेंट होने के बाद यहाँ पे 32 सेल्स जो है वो डेवलप होंगे, और उस अवस्था को क्या बोलेंगे, ब्लास्टूला अवस्था कहेंगे। कुछ इस प्रकार की मैं आपको बना के बता देता हूँ। कुछ इस प्रकार की जो है वो ब्लास्टूला अवस्था बनता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला डेवलपमेंट होके गेस्टुलेशन या गेस्टुला बनता है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न जो आता है वो आता है ब्लास्टोपोर का, ब्लास्टोपोर। और ये प्रश्न पहले आया हुआ भी है कि ब्लास्टोपोर जो है वो किस अवस्था में बनता है, तो वो गेस्टुला अवस्था में बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दे रखा है कि फॉर्ग इज आर, फॉर्ग एग आर। अब देखो, वो जो प्रश्न था वो हिंदी वाला पहला प्रश्न, उसी को यहाँ पे इन्होंने जो है रिपीट कर दिया। तो फ्रॉग जो है उसका एग कैसा होता है। फ्रॉग का जो एग होता है वो आपको बताया मैंने, मीजोलेसितल टाइप होता है। कैसा, मीजोलेसितल टाइप। और ह्यूमन का जो है वो कैसा होता है, एलेसितल टाइप होता है ह्यूमन का। कैसा, एलेसितल टाइप। माइक्रोलेसितल, अच्छा माइक्रो और जो है मैक्रो। ठीक है, तो माइक्रो और मिक्रो को ध्यान रखना। तो माइक्रोलेसितल के जो एग होते हैं उसमें आपको सी अर्चिन ध्यान रखना है, सी अर्चिन। अच्छा, इसके एक दो उदाहरण और आपको ध्यान रखने हैं, हर्डमानिया है, एम्फियोक्सिस है। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। उसके बाद मैं मैक्रोलेसितल की बात करता हूँ। तो मैक्रोलेसितल में हम लोग बात करें, यानी कि मेगालेसितल भी बोल देते हैं, इसमें अत्यधिक मात्रा में योग पाया जाएगा। इसमें जो केंद्रक होगा, ठीक है, केंद्रक जो होगा ना, आपके न्यूक्लियस जो होगा, केंद्रक जो होगा वो डिस्क के आकार में होगा। किसके, डिस्क के आकार में जो है वो इस प्रकार से फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है योग की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। योग की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जितने भी बर्ड आपके हेन जो है, हेन का जो अंडा होता है वो कैसा होता है, एलेसितल, इसमें योग की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, एवीज है ना, यानी कि जितने बर्ड है वो इसमें आएंगे। आपके रेप्टाइल्स जो है ना, रेप्टिलिया जो है वो इसमें आएगा। आपके इंसेक्ट, ये जरूरी है ना, इंसेक्ट जो है वो इसमें आएंगे। ठीक है, कीटों का जो अंडा होता है वो इंसेक्ट, जो आपके कीट जो होते हैं उसका आपके मैक्रोलेसितल आपके एग पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, एक से बार बार आपके रिपीट हुए हैं प्रश्न। एक यहाँ से प्लेसेंटा से बार बार, यानी कि इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा जरूर पढ़ के जाना है दोस्तों। यहाँ से देखना आपके बार बार प्रश्न बनेंगे, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो। ठीक है, बोल रहा है विच ग्रुप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन बींग, यानी ह्यूमन बींग में जो सेंटा है वो किस प्रकार का पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो आपके ह्यूमन है उसमें पाया जाता है हीमोकोरियल पश्चिमाभ, यानी कि हीमोकोरियल मेटा डिस्कोइडल जो है वो आपके इसमें
आपके प्लेसेंटा पाया जाता है, किसमें, ह्यूमंस में। ठीक है, आपके जो जोनरी है, जोनरी जोनरी जो प्लेसेंटा है दोस्तों, वो किस में पाया जाएगा, आपके जितने भी कॉर्निवोरस होंगे ना, कॉर्निवोरस जो प्लांट होंगे, जो आपके जोनरी और आपके एंडोथिलोकोरियल, ठीक है, ये आपके जितने भी कॉर्नोवोरिस या फिर मांसाहारी जो होंगे ना, मांसाहारी 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 जो एनिमल होंगे, है ना, कॉर्निवोरस में आपके पाया जाएगा, चाहे वो आपके केट हो, चाहे वो आपके डॉग हो। ठीक है, और जितने भी शेर, चीता, भालू, सब में क्या किस प्रकार का पाया जाएगा, प्लेसेंटा, एंडो एंडोथीसियल कोरोड्रियल, ठीक है, या जोनरी बोल देते हैं। ठीक है, फिर डिफ्यूज प्रकार का किस किस में पाया जाएगा, आपके डिफ्यूज प्रकार का, या फिर हम लोग कहें एपी, तो एपी जो आपके पिग हो गया, हॉर्स हो गया, है ना, पिग हो गया, है ना, एपी एफिथिलियोकोरियल, ठीक है, या विस्तृत प्रकार का जो है पिग है, हॉर्स है, ठीक है, इसमें पाया जाएगा। फिर आपके हीमो एंडोथीसियल या बिम्बाप जो है, वो आपके किस में पाया जाएगा, आपके रेट है, और आपके रेबिट है, इसमें आपके प्लेसेंटा पाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताने की कोशिश की है, तो आई विल बेस्ट माई लेवल, कि मैं आई विल ट्राई बेस्ट ऑन माई लेवल कि मैं सबसे बेस्ट चीज़ आपको बताऊं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बोलते हैं कि ए ब्लास्टोपोर इज फाउंड इन, अगला प्रश्न क्या बोलता है कि ब्लास्टो रंध्र जो है, यानी ब्लास्टोपोर जो है वो कहाँ पाया जाता है। अभी अभी मैंने बताया था दोस्तों कि ब्लास्टोपोर के बारे में, और वही प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया। तो ब्लास्टुला में तथा यह कोरक गुहा का छिद्र है, नहीं, ब्लास्टुला में तो ये पाया ही नहीं जाएगा, तो ब्लास्टुला तो कैंसिल ही कर दो, यानी ब्लास्टुला देख के ब्लास्टोपोर मत करके आ जाना। यहाँ पे पाया जाएगा आपके गेस्टुला में, लेकिन गेस्टुला में भी कोरक गुहा में नहीं पाया जाएगा, किसमें पाया जाएगा, आपके आध्यात्र, या जिसको हम लोग आर्चिकेट्रॉन कैविटी बोलते हैं, है ना, तो इसमें जो है ये आपके ब्लास्टोपोर पाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, जैसे इस प्रकार से जो है वो आपके गेस्टुलेशन वाली अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है, इस प्रकार की अवस्था आपको याद आ गया होगा अगर आप लोग पढ़ते हो इस चीज को, तो इस जगह जो है वो क्या बनता है, ब्लास्टोपोर बनता है। एक मिनट, क्या बनता है, ब्लास्टोपोर बनता है। ठीक है, ये कौन सी केविटी होती है, आर्केंट्रॉन केविटी होती है, कौन सी, आर्केंट्रॉन केविटी होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहलाता है, क्या कह रहा है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है। दोस्तों, शुक्र जनन की जो प्रक्रिया होती है वो शुक्राणु जनक वाहिकाओं में, सॉरी, शुक्राणु जनक वाहिका में जो है वो होती है। ठीक है दोस्तों, तो शुक्र वाहिकाओं में नहीं होती है, यानी वास डिफरेंशिया में नहीं होती है। ये कहाँ पे होती है, ये आपके शुक्र जनक वाहिकाओं में होती है। कहाँ पे होती है, शुक्र जनक वाहिका या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है ये क्रिया होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं, और ये प्रश्न अभी अभी सेकंड ग्रेड में भी इसी प्रकार का एक प्रश्न आया था, है ना, आपके संस्कृत विभाग में। आप लोगों ने अगर पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, शुक्र जनन के दौरान, यानी कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ना है, यहाँ से बार बार प्रश्न जो है वो पुटअप हो रहा है। शुक्र जनन के दौरान जो है कोशिका अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, कोशिका अवस्थाओं का, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं डायग्राम के अनुसार बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जो बनती है वो है स्पर्मेटोगोनियम, क्या बनती है, स्पर्मेटोगोनियम। फिर उसके बाद में बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद में बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर वापस मियोसिस, यहाँ पे होगा मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पे होगा मियोसिस सेकेंड, और फिर बन जाएगा आपके स्पर्मेटिड, और फिर आपके मेटोगोनिया, फिर स्पर्म सेल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। अब ये देखो प्रश्न क्या कहता है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, आपको दिख तो रहा है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, यानी कि दो ऑप्शन तो हम लोगों ने ये काट दिए। सबसे पहले जो बनेगा वो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, फिर उसके बाद में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, तो स्पर्मेटिड तो नहीं बनेगा, यानी कि ये प्रश्न जो है वो ये उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ये जो है ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पे जो उत्तर होगा वो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप लोग। उसके बाद बोल रहा है कि अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण का बनना कहलाता है। तो बिना निषेचन के अगर भ्रूण बन जाता है, या हम लोग ऐसे कहें कि जैसे कि अंड जो कोशिका है या एक सेल जो है, कोई भी निषेचन नहीं हुआ, यानी कि किसी प्रकार का जो स्पर्म है वो आपके नहीं आया, और क्या बन गया, भ्रूण बन गया। भ्रूण बन गया यानी कि हम लोग कहें कि एम्ब्रियो बन गया।
तो ये बिना निषेचन के बन रहा है, तो इसको अनिषेकी जनन कहेंगे, अनिषेकी जनन कहेंगे। आज बिना निषेचन के फल बनता है तो अनिषेकी फलन बनते हैं। बहुभ्रूणता यानी कि एक से अधिक अगर हमारे पास एम्ब्रियो बन जाते हैं तो बहुभ्रूणता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस से जो है वो प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने थोड़ा सा प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस की तरफ भी देखा है कि यहाँ से भी कोई प्रश्न, हालांकि मैंने बहुत सारे प्रश्न जो है इसके बारे में और भी मैं लेके आऊंगा प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, आप चिंता ना करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक तो चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो अनिषेकी जनन है इसके बारे में बताने वाले कौन थे, तो चार्ल्स बोनेट जो है, चार्ल्स बोनेट जो है वो इसके बारे में बताते हैं। कौन बताते हैं, चार्ल्स बोनेट जो है वो इसके बारे में आपको बताते हैं। उसके बाद में अगली बात जो है वो ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जिस इन्होंने बताया था किसके ऊपर, सी अर्चिन, इसीलिए ये नाम बार बार पूछा जाता है सी अर्चिन। ये तो आप लोग रट ही लो अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद में बात करें यहाँ पे, ये ज्यादातर किस में पाई जाती है, तो आपके बी जो है, आपको पता है आपको 4 प्रकार की बी होती है, जिसमें एक तो आपके जो सैनिक वाला होता है, सैनिक वाली जो बी होती है, एक क्यून होती है, ठीक है, एक स्टेराइल होता है या फिर बंदे होता है। तो बंदे जो बनता है वो आपके बी में जो बंदे बनता है वो किसके द्वारा, अनिषेकी जनन के द्वारा बनता है। ठीक है दोस्तों, मैं मेरे ख्याल से मैंने पूरी चीज़ आपको समझा दी है। तो ये आपको एक दो चीज़ और ध्यान रखनी है, रोटीफर्स हो गया, आपके एफिडस हो गया, ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। फिर अगला प्रश्न यही वापस पूछ लिया है इसने। ठीक है, शुक्र जनन की प्रक्रिया जो है वो शुक्र जनन वाहिकाओं में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसमें से जनन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न ऐसे मान लो कि बहुत सारे टीचर्स जो है वो बताते नहीं इस प्रश्न के बारे में। ठीक है, इनमें से जनन के किस प्रकार को एम्फोमिक्सिस के अंदर नहीं रखा जाता, एम्फोमिक्सिस के अंदर जो है वो नहीं रखा जाता है। तो अनिषेक जनन में तो रखते हैं, अब युग्मन को भी रखते हैं, अब बीजूणता को भी रखते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आपके बीजाणुद्विद मुकुलन को जो है इसमें नहीं रखा जाता है। तो 4 नंबर यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इसमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन के दौरान ये सब कुछ प्रक्रियाएं होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बोलते हैं, क्या बोल रहा है कि स्तनधारियों में भ्रूण के विकास के दौरान, स्तनधारियों में भ्रूण के विकास के दौरान अपरापोषिका जो है उसका क्या कार्य होता है, तो अपरापोषिका का जो कार्य होता है वो विकासशील भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त वेस्ट को हटाने के लिए किया जाता है। किसका, अपरापोषिका का जो कार्य है वो क्या किसके लिए किया जाता है, भ्रूण से आपके नाइट्रोजन युक्त वेस्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड के वेस्ट को जो है वो हटाने में काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्या बोल रहा है ये देखो, इसको एलाइंटोइस बोलते हैं, एलाइंटोइस। ठीक है, उच्च स्तर की संवहनीकरण के कारण एलाइंटस भ्रूण झिल्ली का प्राथमिक घटक बनाता है जो गैसों के श्वसन, विनिमय और नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रवर्धन की किसी भी अलैंगिक विधि जिसमें सामान्य निषेचन से भ्रूण उत्पादन निहित नहीं होता है के लिए प्रयुक्त पद है। प्रवर्धन की कोई सी ऐसी कोई अलैंगिक विधि है जिसमें कि सामान्य निषेचन से भ्रूण उत्पन्न नहीं होता है, ये कौन सी विधि है दोस्तों, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। इसमें जो उत्तर आएगा वो असंग जनन आएगा। क्या आएगा, असंग जनन आएगा। बाकी के तीनों में जो है वो सामान्य निषेचन से भ्रूण जो है वो उत्पादित होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शुक्राणु निर्माण की घटनाओं का सही क्रम है। देखो दोस्तों, वापस से प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो अभी भी मैंने जैसे बताया था कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले शुक्र जन होता है, तो इसमें तो दिया हुआ है शुक्र जन। ठीक है, यानी कि स्पर्मेटो आपके जो है साइट बनती है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम बनती है, सॉरी, है ना। उसके बाद में शुक्राणु तो नहीं बनता डायरेक्ट, शुक्राणु तो लास्ट में बनेगा, है ना। तो लास्ट में शुक्राणु जहाँ बन रहा है उसको ध्यान रख लो, एक तो यहाँ बन रहा है लास्ट में शुक्राणु, एक यहाँ बन रहा है, यानी यहाँ भी नहीं बन रहा है। उसके बाद में आपके प्राइमरी शुक्र कोशिका बनेगी। ठीक है, तो दोनों में ही बन रही है। ठीक है, फिर उसके बाद द्वितीयक शुक्र कोशिका, जैसे कि अपन लोगों ने भी पढ़ा था। फिर उसके बाद में स्पर्मेटिड बनता है, फिर आपके स्पर्मेटोगोनियम बनता है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विदलन में, ये अभी अब 2024 के प्रश्न है दोनों ही,
ठीक है, अभी भी पूछे गए हैं। शुरुआती विभाजन अनियमित और बाद में नियमित होते हैं, यानी कि पहला जो है वो आपके इरेगुलर और बाद में क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। शुरुआती विभाजन जो है नियमित और बाद में क्या हो जाते हैं, अनियमित। सभी विभाजन अनियमित होते हैं, सभी विभाजन नियमित होते हैं। तो सभी विभाजन नियमित तो नहीं होते हैं, सभी विभाजन अनियमित भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखनी है कि शुरुआत में जो है वो विभाजन नियमित होगा, क्योंकि आपको पता है एक सेल से क्या बनेगी, आपके दो सेल बनेगी। ठीक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार से। और बाद में जो है ये अनियमित हो जाता है। क्या हो जाता है, बाद में अनियमित हो जाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, 2 नंबर। देखो दोस्तों, वापस से प्रश्न पूछ लिया, कुत्तों और बिल्लियों में पाए जाने वाला अपरा का प्रकार है। कुत्तों और बिल्लियों में कौन सा अपरा पाया जाता है? तो इसमें मैंने अभी भी बताया था, मंडली क्षेत्रीय, मंडली क्षेत्रीय, या फिर हम लोग जोनरी, जोनरी जो बोलते हैं, वो इस प्रकार का जो है एक इसमें पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में, प्लेसेंटा के बारे में याद रख लेना दोस्तों, बार बार पूछा जा रहा है ये प्रश्न। ठीक है दोस्तों, जोनरी। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सी संरचना चूजे, चूजे की जो है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली में नहीं होती। चूजे यानी कि आपके जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको चूजा बोलते हैं। ठीक है, तो पिताकोस, प्लेसेंटा और एलेंटाइस और एमनियन। तो यहाँ पे जो भ्रूणीय झिल्ली है वो आपके एमनियन नहीं है, इसमें अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली जो है एमनियन नहीं है। ये देखो, ये आपके जो है फोर्टल मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा अर्ली स्टेज में है, आपके दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, आपके कौन अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से, यहाँ पे एक्टोडर्म है, मिजोडर्म है और एंडोडर्म बनी हुई है ना। उसके साथ ही प्लेसेंटा कोरोनिक विलाई इसमें है, योग सेक यहाँ पे है ना। एक्टोडर्म और मिजोडर्म से क्या बन रहा है, एक योग सेक बन रहा है, कोरियन है, और ये देखो एमोनिम। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। मनुष्य में परिवर्तन के दौरान बनने वाले कोरक को क्या कहते हैं? जो परिवर्तन होता है या डेवलपमेंट होता है उसके दौरान जो आपके क्या बनता है, कोरक जो बनता है, यानी ब्लास्टुला जो बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कोरक पुट्टी जो है इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट इसको बोलते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है? अब देखो, प्लेसेंटा द्वारा कौन कौन से स्रावित हार्मोन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एच सी जी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, अगला अगला जो आता है वो है एच पी एच। कौन सा, एच यानी ह्यूमन आपके प्लेसेंटियल लैक्टोजन। ठीक है, उसके बाद में अगला जो हार्मोन ये स्रावित करता है वो है प्रोजेट्रोन। कौन सा, प्रोजेट्रॉन। ठीक है दोस्तों, प्रोजेट्रॉन। ये पेन की थोड़ी सी जो है मोटाई सही से नहीं चलती है तो इसलिए, है ना। तो यहाँ पे जो है कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है, एक यहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन भी जो है वो स्रावित किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखना, ये 4 हार्मोन ध्यान रखना, एस्ट्रोजन भी ध्यान रखना, एस्ट्रोजन, ये दोनों एक ही होते हैं वैसे, है ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे एलएच हार्मोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन तो मेल हार्मोन है। फिर होमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन नहीं। यहाँ पे गोमेटो जो है गोनेटोट्रोपिन हार्मोन जो है वो स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न बात करते हैं। बात कर रहा है कि आभासी देह गुहा का निर्माण किससे होता है? आभासी देह गुहा का जो निर्माण है वो किससे होता है? ब्लास्टोसील से होता है। आभासी देह सूडोसिलोम जो है इसका निर्माण। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मेंढक के युग्मनज में प्रथम विदलन होता है ना। मेंढक के युग्मनज में जो प्रथम विदलन होता है वो किस प्रकार का होगा? तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा असमान पूर्णभंजी। कैसा, असमान पूर्णभंजी। आपके जो है वो मीजो और टीलोलेसितल जितने भी अंडे होते हैं उसमें आपके इसी प्रकार का होता है। आपको पता है मेंढक का अंडा कैसा होता है? मध्यम पीत की होता है, मध्यम पीत की। अब देखो, मेंढक से संबंधित कितने प्रश्न आपके पुटअप होते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि वह प्रावस्था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको इसका आंसर ध्यान रखना है, गेस्टुला। देखो, ब्लास्टुला में तो कैसे, ब्लास्टुला में तो ओनली 32 जो है स्टेज यहाँ पे सेल बनती है। न्यूरोला, न्यूरोला होगा नहीं। विदलन तो है वो पूरी एक प्रक्रिया है, और गेस्टुला जो है वो एक प्रकार की अवस्था है। ठीक है, अगला देखो, एक बार फिर से इस प्रकार का प्रश्न आ गया। यदि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया, ये तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, काट दो। उसके बाद निषेचन के बाद में क्या बनता है, युग्मनज बनता है ना। एमपी मिक्सिस के बाद में क्या होगा, युग्मनज बनेगा। उसके बाद में क्या बनेगा,
ब्लास्टुला, देखो ब्लास्टुला नहीं बनता है, युग्मनज बन गया यहाँ पे ब्लास्टुला, क्या यहाँ पे देखो ये तो कट ही गया है ना, युग निषेचन होगा, फिर युग्मनज बनेगा, फिर आपके क्लीवेज होगा। क्लीवेज के दौरान आपके जो है मोरूला अवस्था, ब्लास्टुला और गेस्टुला, ये तीन प्रकार की अवस्था होगी, यानी कि 3 नंबर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अतिपीत की अंडों में विदलन जो है वो किस प्रकार का होगा। अच्छा, अतिपीत की जो अंडे है या पोलिलेसितल जो है उसमें कैसा होगा, अंशभंजी और भिम्बाप प्रकार का जो है वो आपके विदलन होगा या क्लीवेज होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव सहित सभी अपरास्तनियों के अंडाणु होते हैं, ये जो मानव है या फिर इसके साथ सभी जो है अपरास्तनी यानी जिसमें अपरा पाया जाता है, ठीक है, उसके जो अंडाणु हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो अभी भी जैसे प्रश्न आया था, सॉरी अतिपीत की नहीं होता, अपीत की होता है। ठीक है, अतिपीत की तो आपको पता है बर्ड्स एवीज वगैरह में होता है। ठीक है, सेंट्रोलेसितल आपको पता है ये केंद्रक मध्य में होने वाले, ठीक है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया, मध्यपीत के आपके एमपीबीएम में पाए जाते हैं, हड़मानिया भी याद रखना है ना। फिर अगला प्रश्न आता है केंद्रक पीत के अंडों में किस प्रकार का विदलन पाया जाता है। तो सेंट्रोलेसितल जो है उसमें किस प्रकार का पाया जाएगा, तो सतही, आपके किस प्रकार का, सतही अंशभंजी या पृष्ठीय विदलन जो है वो पाया जाएगा। तो यहाँ पृष्ठीय विदलन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। मैंने वैसे सभी क्वेश्चंस का सही आंसर बता दिया है तो रिपीट करने की वैसे तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है वो ये रहा। सबसे पहले क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और मेच्योर। यहाँ अगर बात करें आपके oogenesis की, तो सबसे पहले हाँ ऊ मेटोगोनिया बनेगा, फिर आपके प्राइमरी आपके ऊ ऊसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी ऊसाइट बनेगा, है ना, फिर उसके बाद में इस ऊ मेटिड बनेगा, फिर आपके क्या बनेगा, एग बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, फिर आपको क्लास को क्या करना है, लाइक भी कर देना है, फिर उसके बाद में क्या कर देना है, फटाक से सब्सक्राइब भी कर देना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप लोग जो है इसको शेयर करना और बताना। वैसे मैंने जो है आपको पता है कि आवाज़ थोड़ी सी अटक अटक के आ रही होगी, तो थोड़ी सी माइक की प्रॉब्लम है ना। बाकी आपको जो है प्रॉब्लम आगे अगली क्लास में नहीं आएगी, मैं दोनों ही प्रकार के बाईलैंग्वेज लेके आऊँगा। यहाँ पे बाईलैंग्वेज क्वेश्चन तो मैं लेके आया हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मैंने ओनली जो है वो आपकी हिंदी ही मीडियम रखा है। तो आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके अलग अलग क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक वाइज लाते रहें। आज हम लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, इसका जो नंबर है वो अब 1 मंथ के बाद में आएगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। अब देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो बात करिए कर ली है हम लोगों ने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न एलन की सीट हो चाहे इधर उधर की किताबों से मैं लेके आ जाऊँगा। उसके बाद में हम लोग अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नॉन कोऑर्डिनेट्स या क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो है वो आपके जो पार्ट आता है कौन सा, कोऑर्डिनेट्स वाला, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जितने प्रश्न आएंगे वो सब उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में उसके बाद में जो है हम लोग अलग अलग विषय के बारे में जो चर्चा करते रहेंगे, और एक पूरी क्लास ऐसी लाऊंगा जिसमें आपकी जितनी भी प्रकार की शिक्षण विधियां हैं वो पूरे प्रश्न जो कि अब तक आए हुए हैं विज्ञान से संबंधित या फिर आपके बायोलॉजी संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की चर्चा भी हम लोग एक क्लास में करने वाले हैं। वो क्लास बस चाहे कितनी बड़ी हो, आप लोग बस जुड़े रहना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम साहब।